हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। समाधान सीरीज के तहत करेंट इनसाइट में हम लोग बात करेंगे आज 1 से 15 अप्रैल के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स में, जो आप लोगों के लिए 70वीं बीपीएससी तथा इससे संबंधित जो भी एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। उस पर हम लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो आज का डिस्कशन टॉपिक क्या है उस पर हम लोग देख लेते हैं एक नज़र में। तो सबसे पहले देखते हैं कि 900 वर्ष पुराना कन्नड़ शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो यह कौन सा शिलालेख है, इससे संबंधित ऐतिहासिक साक्ष्य को हम अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही देखेंगे अफ्रीका में नए महासागर की उत्पत्ति, जिसे अफार ट्राइंगल के पास देखने को मिल रहा है। तो नए महासागर किस प्रकार की उत्पत्ति होगी, कब होगी, इसकी उत्पत्ति से संबंधित सभी पक्षों को देखने का प्रयास करेंगे। वाइकोम सत्याग्रह की शताब्दी वर्ष मनाई जा रही है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण पक्षों को देखेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, ये डेकेड ऑफ डॉक्यूमेंट्री माइग्रेंट डेप्ट रिपोर्ट आया है, तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण रिपोर्ट को देखते हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। साथ ही नेपाल में बिम्स्टेक चार्टर को स्वीकृति प्रदान की है। तो बिम्स्टेक क्या है, बिम्स्टेक चार्टर क्या है, और इससे संबंधित परिप्रेक्ष्य को देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे शेलो फेक या चीफ फेक, एक शब्दावली समाचार पत्रों में रही थी। तो यह क्या है शेलो फेक, तो इससे संबंधित संपूर्ण चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। कृत्रिम सूर्य आपको, जिसमें आपको 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान के एक 48 सेकेंड का एक एक उपलब्धि हासिल की गई, जिससे हम कृत्रिम सूर्य के संदर्भ में बातों को समझेंगे। साथ ही साथ इसमें पीटी और इन चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। फिर देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में प्रोजेक्ट आकाश तीर। तो यह क्या है प्रोजेक्ट आकाश तीर, तो इससे संबंधित चीज़ों को समझेंगे। साथ ही नए टॉपिक में देखेंगे नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम। तो अग्नि प्राइम क्या है, अग्नि प्राइम की उपलब्धियां क्या है, साथ ही अग्नि श्रेणी की सभी संबंधित मिसाइलों को समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में आसालो भारतीय वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसमें एक टिश्यू कल्चर लैब विकसित किया गया। तो यह कैसे जो लैब किस प्रकार से हमारे वन्य जीव पर्यावरण और उससे संबंधित पक्षों को सामने लाएगा, उसकी विकसित करेगा, इससे संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट है वन नेशन वन टाइम परमाणु घड़ियाँ। तो ये क्या उपलब्धि है जिससे यह चर्चा का विषय बना हुआ था। साथ ही देखेंगे जपोरिजिया परमाणु जो ऊर्जा संयंत्र है, जो आपको यूक्रेन में है, जिस पर वर्तमान में रूस का अधिकार है। तो यह परमाणु जो संयंत्र है क्यों चर्चा में, इससे संबंधित चीज़ों को देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे आईसीजीएस समुद्र पहरेदार क्या है, इससे संबंधित पक्षों को देखने का प्रयास करेंगे। तो लगातार बने रहिएगा चीज़ों को समझने के लिए। जो शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं उसे हम आज के क्लास सेशन में समाप्त करने का प्रयास करेंगे। युक्तियाँ इसको सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे विभिन्न प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 900 वर्ष पुराना कन्नड़ शिलालेख प्राप्त हुआ। यही शिलालेख जो पिक्चर में आप देख रहे हैं, यह शिलालेख प्राप्त होता है और इससे संबंधित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत हमें समझने और उसे महसूस करने का एक अवसर प्राप्त होता है। जिसमें हम देखते हैं इस शिलालेख में, कन्नड़ शिलालेख में आपको कल्याणी का राजवंश आपको देखने को मिला होगा, जिसमें हम चालुक्य की बात करते हैं, चालुक्य राजवंश की बात करते हैं। इस वंश के बारे में आप लोग पढ़ते होंगे इतिहास के संदर्भ में। तो इसी में आपको 900 वर्ष पुराना क्या मिला, एक शिलालेख मिला, कन्नड़ शिलालेख जो आपको गंगापुरम, नाम याद रखना है, गंगापुरम से प्राप्त हुआ है। यह क्या है, यह आपको सोमेश्वर तृतीय के जो पुत्र थे उसका तेलिप तृतीय याद रखना है। तेले पे आपको तेलपा तृतीय या थर्ड में से बोलते हैं, उनसे संबंधित सीमा शुल्क अधिकारी होता था, याद रखना, शुल्क अधिकारी उसके द्वारा निर्मित यह शिलालेख था। जो किसी सीमा का शुल्क अधिकारी होता था, वर्तमान में एक्साइज ड्यूटी आप देखते हैं, उसी में आपको यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा यह शिलालेख बनाया गया। अगर इसे जूम आउट कीजिएगा, यहाँ पर छोटे छोटे कन्नड़ भाषा में लिखी गई शब्दावली है, उस पर कुछ आकृति बनाई गई है, जो आपको पुरातत्व विविधताओं का एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा।
तो इसे हम अच्छे से कवर करके जाने की आवश्यकता है। कल्याणी के चालुक्य जो राजवंश से संबंधित 900 वर्ष पुराना कन्नड़ शिलालेख तेलंगाना के आपको गंगापुरम से खोजा गया है। तो इसे याद रखना है, कहाँ से? तेलंगाना के गंगापुरम, इसे याद रखना है। यह किसके शिलालेख से संबंधित है? तो याद रखिएगा, जो चालुक्य वंश के सम्राट भूलोक मल्ला, याद रखिएगा, सोमेश्वर तृतीय के पुत्र तेलपा तृतीय के अधीन सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जारी किया गया शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिए, तेलपा तृतीय के अधीन, तो तेलपा तृतीय का इसमें जरूर जिक्र होगा, इसे संदर्भित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ याद रखना है, यह कन्नड़ जो आपको शिलालेख प्राप्त हुआ तो चालुक्य राजवंश से, तो चालुक्य राज्यवंश के बारे में आप जरूर जानिएगा। उसके समकालीन राज्य आपको चालुक्य पल्लव थे, उसके बाद आपको जो भारत में आपको जिस प्रकार के राजवंश प्राप्त हुए उसके समकालीन राजवंशों की जानकारी जरूर रखिएगा, यहाँ से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें चालुक्य राजवंश की, तो यह जो 6वीं से 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिण और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में शासन करते हैं। तो कब से कब करते हैं? तो याद रखना, जो 6 से 12वीं शताब्दी थी उसके बीच इनका शासन काल रहा था। ये 3 रूप से आपको ध्यान रखना, 3 चालुक्य के रूप में इनको देखने को मिलता है। हालांकि ध्यान रखिएगा, साम्राज्य कहाँ था? कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच रायचूर दोआब के आसपास केंद्रित रहा था। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यह क्षेत्र में इनका केंद्र रहा था। पर याद रखना, इसके साथ साथ इसके जो वर्गीकरण हम करते हैं तो इसको 3 तरीके से, आपको एक चालुक्य और बादामी के नाम से जानते हैं, ईस्टर्न चालुक्य के नाम से जानते हैं और वेस्टर्न चालुक्य के नाम से जानते हैं, जो आपको तीनों के अलग अलग क्षेत्र थे। याद रखना है, इसके संदर्भ में कुछ चीज़ें जो आपको इतिहास के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता। अगर हम बात करें बादामी के चालुक्य की, वे सबसे पुराने चालुक्य थे। अगर हम सबसे पहले अगर चालुक्य की बात करें तो बादामी के चालुक्य ही आपको, जिनकी राजधानी कर्नाटक के बादामी वातापी में था, इसे याद रखना। उनका शासनकाल 6वीं शताब्दी के मध्य से शुरू होकर 642 ईस्वी, और उनके आसपास सबसे महान राजाओं में पुलकेशिन द्वितीय का नाम आपको आता है, तो जिनकी मृत्यु पतन के बाद हो गया। इसके संदर्भ में याद रखना है, कम से कम फैक्ट, जो महत्वपूर्ण पीटी फैक्ट है उसे दीजिए। पूर्वी चालुक्य की बात करें तो वेंगी के चालुक्य कहलाते हैं। उनकी राजधानी पूर्वी दक्कन के पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु के बाद उभरे और 11वीं शताब्दी तक शासन किया। तो यह जो आपको पूर्वी के चालुक्य थे, जो ईस्टर्न हम बात करते हैं, ये वेंगी के चालुक्य थे। तो इस तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पश्चिमी चालुक्य के, तो बादामी के चालुक्य के वंशज थे, अर्थात जो बादामी के चालुक्य थे, बादामी के जो चालुक्य थे इसी के वंशज थे। और ध्यान रखिएगा, 10वीं शताब्दी के अंत में उभरे और कल्याणी में शासन किया, तो ये कल्याणी के चालुक्य भी कहे जाते। तो आपसे प्रश्न के तौर पर यह सब प्रश्न पूछा जा सकता है, इसे जरूर देख के जाइएगा। साथ ही साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, अफ्रीका में नए महासागर की उत्पत्ति की बात करता है। तो ध्यान रखिए, यह उत्पत्ति का कारण क्या है? देखिए, अफ्रा ट्रायंगल की बात करें तो ये अफ्रा ट्रायंगल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहीं पर आपको चर्चा हो रही है कि कम से कम 5 से 10 मिलियन वर्ष बाद क्या होगा, यहाँ पे एक महासागर क्रिएट होगा, जो हमारा प्लेटों का जो विवर्तनीकरण प्रक्रिया बढ़ रही है, जिस तरीके से वो सरक रहा है, और यह अफार ट्रायंगल जो है आपको इसी में आपको नए महासागर की उत्पत्ति की बात कर रहा है। तो यही चर्चा का विषय बना था, इसे अच्छे से कवर करके जाना है। ध्यान रखिए, भूविज्ञानिक जो जियोलॉजिकल के अनुसार अफ्रीका के अफार ट्रायंगल के आगामी 5 से 10 मिलियन वर्षों में एक नई महासागर की उत्पत्ति हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, इसके संदर्भ में आपसे प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, जब इसकी बात करते हैं तो प्लेट्स अगर महत्वपूर्ण, देखिए बीपीएससी का एग्जाम हो उसमें प्लेट आपको लगातार प्रश्न ज्योग्राफी के बारे में पूछा जाता है, तो आप जरूर इस प्लेट को कवर करके जाएंगे। यहाँ से प्रश्न आपको जरूर पूछेगा, अगर पैसिफिक प्लेट है तो कौन कौन से महासागरों को कवर करता है। उसके बाद अगर भारत के प्लेट में बात करें तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में यह भारत है। इससे संदर्भित आपको फिलिस्तीन प्लेट आपको देखने को, यूरेशियन प्लेट आपको, या इससे संबंधित प्लेट आपको जुड़ने को देखने को मिलता है। तो आपको ध्यान रखें, कोकोनट प्लेट, जो कोको प्लेट है, नाजका प्लेट है, इस तरह कैरेबियन प्लेट है, ये सब जानकारी रख के जानी है, ठीक है ना। तो इसके संदर्भ में चीज़ें ग्राफ में भी दिया गया है और ज्योग्राफी के पार्ट में जरूर पढ़ के जाइएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जहाँ पर अफ्रीकी हम अफ्रा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहने का मतलब एरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती का एक समूह है, जो आपको अफ्रीका के आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें ये कौन सा क्षेत्र होगा, अगर हम इसको पूरब कर रहे हैं, उत्तर, दक्षिण और पूरा पश्चिम, तो यह उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है
यहाँ पर आपको इसका इसका हॉर्न ऑफ अफ्रीका की चर्चा देखने को मिलती है। जो आपको यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित अफ्रा ट्रायंगल एक भौमिकी निम्न भूभाग है, जहाँ पर तीन विवर्तनिक प्लेट जिसमें न्यूबिलियन, सोमालिया और अरेबियन प्लेट मिलती है। तो अफ्रीका आपको देखिए यहाँ पर तीन कैरेबियन प्लेट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको साउथ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात कर रहा है। तो यहाँ पर सब प्लेट की बात हो रही है। कौन सा? सब प्लेट की बात हो रही है। तो अच्छे से इसको कवर करके जाना आप लोग को। सब प्लेट कौन कौन सा है? तो आपको न्यूबेरियन प्लेट आपको याद रखना, सोमालियन प्लेट, अरेबियन प्लेट है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। अफ्रीका की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको, सॉरी, यह आपको कौन सा देश था? यह अमेरिका है, सॉरी। यहाँ पर आपको अफ्रीका दिख रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा पिक्चर में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। चलिए यहाँ पर देखना है, अफ्रीकन प्लेट है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका यहाँ दिख रहा है आपको। हॉर्न अफ्रीका में अरेबियन प्लेट देख रहे हैं, अफ्रीकन प्लेट देख रहे हैं, और आपको न्यूबियन प्लेट आपको यहाँ पर दिखेगा। तो जहाँ पर यह तीनों प्लेट क्या करता है, इसी के संदर्भ में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार चीज़ें बदल रही हैं, जिसके जिसके आधार पर यह 4 से जो 5 मिलियन से बात की जा रही है, उसके बाद एक महासागर का निर्माण होगा। अगर इसके अतिरिक्त हम कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास किए, पूर्वी रिफ्ट, जो पूर्वी अफ्रीका का रिफ्ट प्रणाली का एक हिस्सा है, जो अफार क्षेत्र के लेकर पूर्वी अफ्रीका तक विस्तृत है। जो आपको लास्ट स्लाइड में जो दिखाया गया कि हॉर्न अफ्रीका के पास ट्रायंगल बनते हुए जो आपको यह जो रिफ्ट घाटियां हैं, वहां पर आपको आने वाले कुछ वर्षों के बाद यहाँ पर महासागर का निर्माण हो सकता है, ऐसी अनुमान लगाई दे। इसमें भौमिक महत्व के अतिरिक्त अफार ट्रायंगल एक क्या करेगा, समृद्ध पुराजीविया का इतिहास रहा है, जिसमें हम कुछ प्रारंभिक होमिनिन आपको जीवाश्मों के नमूनों की खोज भी शामिल की गई है। तो इस तरीके से कुछ अपग्रेड आया है, जिसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वाइकोम सत्याग्रह, या आपको इसके संदर्भ में शताब्दी वर्ष मना रहा है। तो ये शताब्दी वर्ष है, तो इस प्रकार के शताब्दी वर्षों से संबंधित कोई भी आंदोलन की चर्चा हो, कुछ संगठन की चर्चा हो, या इस प्रकार से कोई भी न्यूज रहता है, वहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 30 मार्च से 1924 से लेकर 23 नवंबर 1925, अर्थात 604 दिनों का 20 महीने का यह जो सत्याग्रह था, त्रवणकोण साम्राज्य के वाइकोम या वेकोम मंदिर के निषिद्ध सार्वजनिक परिवेश पर पहुंच स्थापित करने के लिए अहिंसक सत्य आंदोलन का एक था, जिसमें अस्पृश्यता और जाति उत्पीड़न को चुनौती दी थी। तो यह आंदोलन महत्वपूर्ण रूप से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय चर्चा का विषय बना था। इसमें महात्मा गांधी भी शामिल हुए थे। तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। शताब्दी वर्ष से यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर अब वाइकोम सत्याग्रह की बात करें तो यह उत्पीड़ित वर्ग लोगों के द्वारा विशेष जो इजाओं ने वेलकम जो वेकोम जो महादेव मंदिर है, तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है, यह मंदिर कौन से देवता को समर्पित था? तो महादेव को समर्पित। आसपास की सड़कों पर चलने के लिए प्रतिबंध के कारण शुरू हुआ था। अर्थात कहने का अर्थ है कि इस वैकोम जो मंदिर था, उसके आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर क्या है, जो जो निचले वर्गों के लोगों के प्रवेश में वर्जित था, साथ ही उनके आसपास नहीं चलते। इसी के लिए जाति उत्पीड़न के चुनौती दी गई, इसमें अस्पृश्यता को चुनौती दी गई, और इसके सत्याग्रह के अहिंसक सत्याग्रह के तौर पे से लागू किया गया, अपनाया गया, और अपनी मांगों को रखी गई। इसी आंदोलन में ध्यान रखना है, इसमें प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो नारायण गुरु थे, मन्नथ पद्मनाभम, ईवी रामासामी नाययर, टी के माधवन, के कल्पम, केपी केशव मेनन आदि जैसे प्रमुख नेताओं का समर्थन प्राप्त था। तो इसके नेताओं के नाम जरूर याद रखना। महात्मा गांधी के हत्याकांडों के बाद त्रावणकोर के रियासत के रीसेंट सेतु लक्ष्मीबाई के साथ समझौता होता है, जिन्होंने आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को रिहा कर दिया, और वेकोम जो महादेव मंदिर था कि आने वाली उत्तर और दक्षिण पश्चिमी सीमा सड़कों को सभी जातियों के लिए खोल दिया। तो इस तरीके से जातिगत जो आंदोलन चलाए गए थे, जिसके आधार पर अपनी मांगों को रखी गई थी, उसे पहुंच स्थापित कर दी। ध्यान रखें, लेकिन इसकी पूर्वी सड़क को खोलने से इनकार कर दिया। रीजेंट जो वहाँ के प्रशासक थे, उन्होंने 1936 में मंदिर प्रवेश की घोषणा के बाद पूर्वी सड़क तक पहुंच और मंदिर में प्रवेश पिछड़ी जातियों को दिया। तो इस तरीके से देखते हैं आंदोलन के वैकोम आंदोलन जातीय उत्मीलन के संदर्भ में अपनी उद्देश्य को प्राप्त करता है। नवंबर 1936 में त्रावणकोर के महाराजा ने ऐतिहासिक मंदिर जो प्रवेश उद्घोषणा हस्ताक्षर किए, जिसके त्रावणकोर मंदिर जो था
हाशिए की जाति में प्रवेश के सदियों पुराने प्रतिबंध को हटा दिया गया। इस तरीके से यह वाइकोम आंदोलन सफल रहा और अपने अपने मंदिर प्रवेश को लेकर जो आंदोलन चलाया, उससे सफल आंदोलन के बाद भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इस तरीके के जाति सूचक आंदोलन संपन्न होते हुए दिखते हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को कवर करने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, इसे अच्छे से कवर कीजिएगा। हिस्ट्री के सेशन में भी प्लस करेंट के सेशन में भी कवर करके जाने की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ए डिकेड ऑफ डॉक्यूमेंट्री माइग्रेंट डेप्थ रिपोर्ट। तो ध्यान रखिएगा, यह रिपोर्ट आपको अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन आईएमओ के द्वारा जारी किया जाता है। क्या है? आईएमओ के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसके लिए संदर्भ में समझने का प्रयास कीजिए। यह यूएन का एक ग्लोबल इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत भी काम करता है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन जो संगठन है इस रिपोर्ट को जारी की, और रिपोर्ट जारी करने के बाद ध्यान रखिएगा इससे मिसिंग माइग्रेंट प्रोजेक्ट के 10 साल पूरे होने के अवसर पर जारी की। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है किस प्रोजेक्ट के 10 साल पूरे होने के अवसर पर यह जारी की गई। तो यह मिसिंग माइग्रेंट्स प्रोजेक्ट जो था उसके 10 वर्ष के पूरे होने पर जारी किया गया। जो मिसिंग माइग्रेंट प्रोजेक्ट है 2014 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के दौरान होने वाली प्रवासियों की मृत्यु, उसके लापता होने की घटनाओं को दर्ज करना। आप देखते हैं कोई देश से दूसरे देश में कोई प्रवास करता है, उस दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है या लापता हो जाते हैं, उन सारे तथ्यों की घटनाओं की दर्ज करना और एक रूपरेखा तैयार करना। तो इस संदर्भ में आप चीज़ों को देखिएगा, इसके साथ समझने का प्रयास कीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन आईओएम क्या है। तो इसकी स्थापना वर्ष 1951 में, याद रखिएगा, हुआ था। यह प्रवासन के क्षेत्र में अग्रणी अंतर सरकारी संगठन है जो महत्वपूर्ण रूप से भूमिका, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में, भारत सहित 175 देश इसके संगठन है। साथ ही प्रवासन क्या होता है यह समझने का प्रयास, जब कोई व्यक्ति किन्हीं वजहों से अपने पारंपरिक निवास से किसी अन्य देश या अपने ही देश में किसी अन्य जगह रहने के लिए चला जाता है तो उसे प्रवासन या माइग्रेशन कहते हैं। कहने का मतलब, भारत में अगर संदर्भ में बिहार के कुछ लोग महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, या साउथ में बंगलोर, कर्नाटक में, केरल में, इस तरीके के राज्यों में जाते हैं तो उसे क्षेत्रीय प्रवासन कहते हैं। और उसके बाद जब आप भारत से बाहर कोई अमेरिका जाएगा, कोई अन्य देशों में जाएगा, तो वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर माइग्रेशन आपको देखने को मिल जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माइग्रेशन। तो इसे समझने का प्रयास कीजिए। प्रवासन के संदर्भ में जब भी चीज़ें आएंगी तो एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाने की स्थिति को बताएगा। तो इस संदर्भ को समझिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवासन संगठन का जो रिपोर्ट जारी किया गया उसे एक बार जरूर कवर करके जाइएगा आप लोग। साथ ही साथ हम बात करेंगे नेपाल जो प्रवासन के कारण की हम बात कर लें तो ध्यान रखिएगा, प्रवासन में हम शहरीकरण, शहरीकरण मानते कारण विवाह भी होता है जिसके कारण महिलाओं का प्रवासन हो जाता है। आर्थिक असमानताओं के कारण प्रवासन होता है। राजनीतिक अस्थिरता के कारण भी प्रवासन देखने को मिलता है, जैसे अभी बांग्लादेश में देखने को मिल रहा था। तो इस तरीके से समझिए, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण भी बहुत से प्रवासन होते हैं। अन्य भी कारण हो सकते हैं पर महत्वपूर्ण कारण इसे माना जाता है प्रवासन का। तो आपको इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेपाल ने बिम्स्टेक चार्टर को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो इसे समझिएगा। तो ये क्या है नेपाल बिम्स्टेक, किस तरीके से महत्वपूर्ण है। तो बिम्स्टेक के संदर्भ में हम बात करते हैं जब हम भारत के नक्शे पर बांग्लादेश के साथ साथ म्यांमार, थाईलैंड को, श्रीलंका, भूटान और नेपाल को जोड़ देते हैं तो यह बिम्स्टेक का, अर्थात बंगाल की खाड़ी में जो जुड़ा हुआ देश है, बंगाल की खाड़ी से सीमा जो साझा करता है, जिसमें आपको ध्यान रखना 2 देश नेपाल और भूटान इसमें साझा नहीं करता है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत द्वारा स्थापित की जाती है। तो इसलिए नेपाल और भूटान को क्या किया जाता है, इसके लिए इस संगठन में शामिल किया गया। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है, बे ऑफ बंगाल में बंगाल की खाड़ी से कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं। तो याद रखना है, श्रीलंका है, एक भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है और आपको क्या है,
थाईलैंड है, यह सीमा साझा करता। बाकी नेपाल और भूटान सीमा साझा नहीं करते। हालांकि इस संदर्भ में इस संगठन का निर्माण होता है, जिसमें नेपाल संघीय संसद द्वारा हाल ही में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल, जो बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, जिसका नाम है, चार्टर की स्वीकृति क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसको ध्यान रखिएगा। इसके संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो 30 मार्च आपको याद रखना है, 30 मार्च 2022 को कोलंबो में श्रीलंका के वर्चुअल रूप से आयोजित 5वें शिखर सम्मेलन में के दौरान बिम्स्टेक सदस्यों के द्वारा राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा चार्टर्स पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें इस वर्ष नेपाल ने भी पुष्टि कर दी। साथ ही साथ अगर हम बात करें बिम्स्टेक के संदर्भ में, तो याद रखना है बिम्स्टेक का चार्टर के 5वें शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाया है। तो इस तरीके से 5वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 30 मार्च 2022 को कोलंबो श्रीलंका में हुआ था। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है, जिसकी अभी पुष्टि नेपाल के द्वारा इस वर्ष की गई। तो यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। चार्टर सदस्य देशों के बीच सिद्धांत और संरचनाओं को निर्धारित करने मूलभूत दस्तावेज के रूप में कार्य करेगा। नेपाल के अलावा बिम्स्टेक के अन्य 6 सदस्य पूर्व में ही बिम्स्टेक चार्टर पर समर्थन कर चुके हैं, अर्थात बिम्स्टेक चार्टर 2022 में किया है, तो उसी के बाद सारे लोगों ने और जो संगठन के देश है उन्होंने इस पर समर्थन दे चुका। नेपाल इस वर्ष दिया, तो इस चीज़ को जरूर याद करके जाना है। नेक्स्ट बात करें तो देखिए, यहाँ पर बात हो रही बिम्स्टेक के बारे में, जिसमें नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, भारत, थाईलैंड जो है, श्रीलंका, इसके बे ऑफ बंगाल जो सीमा साझा करते हैं, जो आपको इसके संगठन के सदस्य हैं। अगर हम बात करें बिम्स्टेक के बारे में, तो याद रखना 1997 में यह गठित संगठन है, जो बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र के देशों के बीच आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति, वैज्ञानिक उपलब्धि, शांति और स्थिरता पर केंद्रित है। अगर हम बात करें तो इसके संदर्भ में कि इसे प्रारंभ में BISTE आपको EC कहते थे, जिसमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड का आर्थिक सहयोग था, इकोनॉमिक कॉरिडोर था, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के तौर पर इसे जाना जाता, जिसमें बिस्ट BIST जिसमें बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड हुआ करता था। उसके बाद संगठन में अब 7 सदस्य बन गए, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड आ गए, शामिल हो गए। तो इसे याद रखना है। तो नेपाल और भूटान के जुड़ जाने के बाद इसका संगठन का नाम बदल जाता है, जिसके बाद बे ऑफ बंगाल के संदर्भ में इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के तौर पे इसे हम देखते हैं। साथ ही याद रखना है, इसके अतिरिक्त जो चीज़ें हैं, अपनी एक्ट भारत की जो एक्ट इस पॉलिसी है, नीति के अभिन्न अंग मानता है और हिंद महासागर में व्यापार और सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। तो इस तरीके से बिम्स्टेक भी क्या है, एक्ट इस नीति के पॉलिसी के तहत एक अभिनिर्धारित रूप से क्या कर रहा है, भारत उसके संदर्भ में काम कर रहा है। यह क्वाड देशों में इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण के साथ भी संरेखित होती है, उसके दृष्टिकोण को पुष्टि करता है, ये याद रखना है। आरंभ में इसका नाम क्या था? बिस्टेक, याद रखना है, बिस्टेक नाम था, जिसका अर्थ बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग के संगठन से हम जानते हैं। वर्ष 1997 में म्यांमार जुड़ जाता है, इसका नाम बदलकर बिम्स्टेक हो जाता है, याद रखिएगा, बिम्स्टेक कर दिया जाता है। 2004 में भूटान, नेपाल के शामिल कर दिया गया, जिसके बाद आपको बिम्स्टेक के तौर पर इसे हम आर्थिक कॉरिडोर के तौर पर हम लगातार 7 सदस्यों के समूह के तौर पर देखते हैं। मुख्यालय कहाँ? ढाका है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, वहां पे इसका मुख्यालय। यह थोड़ा सा पीटी फैक्ट आप लोग को याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट शब्द है सेलो फेक या चीप फेक। आपको चर्चा का विषय बना था, आप लोग डीप फेक भी चर्चा का विषय बना हुआ था, लगातार प्रश्न पूछा जाता रहा है। इस प्रकार के जो नए शब्द चर्चा में रहे, तो आपको इसी संदर्भ में समझने का प्रयास कीजिएगा कि सेलो फेक है क्या। जो ये ध्यान रखिए, अमेरिकी जो उपराष्ट्रपति जो कमला हैरिस, जो हाल में आपको राष्ट्रपति चुनाव में, हालांकि ध्यान रखिए वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जीत जरूर कर ली गई है, पर कमला हैरिस ने अपने जो वायरल वीडियो सेलो फेक ने समाज के मौजूद जोखिम के और इशारा किया। देखिए, एक वायरल वीडियो होता है कमला हैरिस का, जिसमें एक आपको डीप फेक की तकनीक नहीं अपनाई जाती, डीप फेक की तकनीक नहीं अपनाई जाती है। क्या किया जाता है, जो ओरिजिनल उनका पिक्चर होता है, किसी अन्य का जोड़कर एडिटिंग करके आपको सेलो फेक वीडियो बनाया जाता है, जिसके आधार पर उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर प्रश्न उठ जाता है। तो यह ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के टेक्नोलॉजी शब्द आपको चर्चा का विषय बना होता है, जिसके कारण उपराष्ट्रपति की जो थी कमला हैरिस, उनके द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया। यह क्या होता है, इसका ऐसे चित्र से आशय होता है जिसमें वीडियो या वॉइस क्लिप से और आर्टिफिशियल AI तकनीक की मदद
मदद के बिना, याद रखिएगा, के बिना या तो संपादन या अन्य सरल सॉफ्टवेयर टूल्स का उपयोग करके बनाया जाता है। इसमें एआई का प्रयोग नहीं होगा, पर आपको दिखेगा ऐसा कि यह इस प्रकार के भ्रमित कर रहा है उस ओरिजिनल जो व्यक्तित्व है उसके शेलों को। तो ध्यान रखनी इस तरीके से चीज, जो नए कॉन्सेप्ट आए वो आप चर्चा का विषय। यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 में भी एआई संचालित गलत सूचना दुष्प्रभाव के लिए अगले 2 वर्षों सबसे गंभीर जोखिम के रूप में संदर्भित किया है। तो डीप फेक हो या इस प्रकार का सेलो फेक हो या इस प्रकार के अन्य भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। तो टेक्नोलॉजी जिस तरीके से डेवलप हो रहा है, समस्याएं उतनी ही बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार के शब्दों के संदर्भों को आप जरूर समझ के जाइएगा। जिसमें हम बात करते हैं डीप फेक की और सेलो जो फेक है उसको, तो एडवांस एआई टेक का प्रयोग डीप फेक में किया जाता है। इसमें बेसिक एडिटिंग टूल्स का प्रयोग किया जाएगा सेलो फेक में। याद रखिए फेस और वॉइस ट्रांसफर उपयोग अच्छे तरीके से किया जाता है। इसमें एआई का नेचुरल नेटवर्क उपयोग किया जाता है। इसमें एआई प्रयोग नहीं होगा, ध्यान रखिए। ऑटोमेटेड प्रोसेस होगा या मैनुअल क्रिएटेड होगा, किसी व्यक्ति जो मैनुअल किया जाएगा। तो आपको इसके बाद मूवमेंट होगी, इसमें रेसिडेंशली बॉडी मूवमेंट भी आपको देखे, अलर्टिंग कॉन्स्टेंट होगा। जो इसमें इसके साथ डीप फेक में आप इसके प्रयोग की बात करें तो लगता है कि शरीर किसी और का है, शरीर किसी और का है, पर इसके फेस उस व्यक्ति, जैसे अभी हाल में रसिका मंदाना का आपको देखने को मिला था डीप फेक का चर्चा आपको, जिसमें न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैंने आप लोग को ये सब चीज़ पढ़ाया भी है, बताया भी है, समझाया भी है। तो उस चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा। डीप फेक एक सिंथेटिक मीडिया है, ध्यान रखिएगा, मीडिया सिंथेटिक मीडिया जिसमें दृश्य और ऑडियो सामग्री हेर फेर करके आमतौर पर किसी को धोखा देने या गुमराह करने के इशारे से क्रम में आपको एआई का उपयोग किया जाता है। पर आपको सेलो फेक में ये सब चीज़ें नहीं होती। जनरेटेड अगर हम एडवर्सरियल नेटवर्क जेन जिसके नामक से तकनीक का हम उपयोग करके बनाया जाता है, जिसमें 2 या प्रतिस्पर्धी तंत्रिका नेटवर्क शामिल, जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर। याद रखिएगा, इसके ही संदर्भ में डीप फेक कॉन्सेप्ट को डेवलप करता है। तो ये सब चीज़ें आपको चर्चा का विषय बन जाता है, तो इसे याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। कृत्रिम सूर्य जो 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान को 48 सेकेंड के उपलब्धि में प्राप्त किया। यह दक्षिण कोरिया के जो वैज्ञानिकों द्वारा यह 48 सेकेंड का 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान तो वो बनाए रखने की रिकॉर्ड बनाया गया। यह ध्यान रखिएगा किस तरीके से परमाणु संलयन अनुप्रयोग कर गया, अर्थात परमाणु संलयन की प्रक्रिया के तहत यह अपनाया गया। जिसमें हम बात करते हैं सूर्य में जो आपको हो रहा है उस तरीके से तकनीक का डेवलप किया, जिससे हम ऊर्जा उपयोग के लिए एक नए अनुसंधान क्षेत्र को डेवलप कर पाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर आपको सूर्य के कोर की बात करें तो ध्यान रखिएगा जिस तरीके से कोर में डेवलप परमाणु संलयन होता उसी तकनीक को अपनाया गया। अगर हम बात करें इसके अनुप्रयोग तो सूर्य की ओर 7 गुना अधिक आपको तापमान इसमें दर्ज किया गया, जो कृत्रिम रूप से दक्षिण कोरिया के द्वारा उनके वैज्ञानिकों के द्वारा यह डेवलप किया गया। हालांकि ध्यान रखिए परमाणु संलयन वह प्रक्रिया है जिसमें 2 हल्के परमाणुओं के केंद्र आपस में मिलकर एक भारी केंद्र बनाते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है और नाभिकीय विखंडन जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, जिसमें 2 हल्के परमाणु के जगह पर एक भारी परमाणु छोटे छोटे हल्के परमाणु का केंद्र बनाते हुए एक नाभिक जिसके ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसका जस्ट अपोजिट क्रिया विशेषण आपको परमाणु विखंडन में होता है। अनियंत्रित वो होता है, परमाणु संलयन को नियंत्रित किया जा सकता है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर ध्यान रखें इसके संदर्भ में तो जो परमाणु बम बनाए जा रहे थे जो आपको हिरोशिमा नागासाकी वो विखंडन के तहत बनाए गए थे। ये सब चीज़ें आपको एग्जाम में पहली में पूछी जा चुकी है, तो ये सब याद रखना है। चलिए परमाणु उपलब्धि में संलयन की बात करें तो ये स्वच्छ ऊर्जा के दोहन हेतु एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन सकता है, जिसमें बड़े पैमाने पर सूर्य की कोर में जो बराबर तापीय ऊर्जा उत्पादित करने की क्षमता। ये इसी में ध्यान रखिएगा ITER जहाँ पर यह उपलब्धि हासिल की, जिसमें फ्रांस में से टोकामेक इंटरनेशनल थर्मो जो न्यूक्लियर है एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर जिसे ITER कहते हैं 1985 में लॉन्च किया गया था, जो 35 देशों का एक सहयोगात्मक प्रयास जिसमें भारत भी एक सदस्य है। इसके द्वारा ध्यान रखिएगा ये अनुप्रयोग किए गए, इसके सहयोग से किए गए हैं। तो दक्षिण कोरिया में जरूर किया गया, सहयोग किसके द्वारा गया? फ्रांस में स्थित टोकामेक। तो इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर जो एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है विश्व का सबसे बड़ा थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट प्लांट है। तो इसे भी याद रखना है आप लोगों को। इस तरीके से चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त ऊर्जा स्रोत के रूप में परमाणु संलयन की क्षमता को यह प्रदर्शित करता है।
इस तरीके से चीज़ों को कवर करता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट आकाश तीर। यह आकाश तीर इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, यह भारतीय जो वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना की एक अहम पहल है, जिसके माध्यम से क्या किया जाएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा विकसित यह परियोजना का उद्देश्य वायु रक्षा तंत्र को, वायु रक्षा जो तंत्र है उसको परिचालन को, दक्षता को, एकीकरण को बढ़ाने का उद्देश्य रखा गया, जिसके तहत जो भेल है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इसके द्वारा हमारे हमारी सीमाओं को, भारत की सीमाओं को जो आकाशीय सीमा उसको क्या करेगा, मजबूत करेगा, हमारे जो रक्षा प्रौद्योगिकी को और भी मजबूत करेगा। इस तरीके से चीज़ों को समझने का प्रयास। अगर इसके अतिरिक्त हम बात करें तो इसके अतिरिक्त बात की जाए तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है वो रक्षा मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई अर्थात PSU कंपनी है, जो किसके अंतर्गत, रक्षा मंत्रालय के अधीन है। तो ये सब सारे फैक्ट को याद रखनी है। साथ ही अगर बात करें तो आकाश तीर परियोजना डिजिटलीकरण के माध्यम से वायु रक्षा नियंत्रण रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को संचालित करने अग्रणी प्रयास के लिए जो जटिल संरचनाओं के लिए एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिसके तहत हम अपने जो प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर पाएंगे। अगर बात करें प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष के तौर पर भारतीय सेना इसे मना रही है, इसे याद रखना है। 2024 का वर्ष है, प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष घोषित किया है किसके द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा। तो ये इस 2024 के वर्ष को प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष घोषित करते हुए जो प्रौद्योगिकी प्रणालियों में नए नए इनिशिएटिव या पहल अपनाए जा रहे हैं, इसे याद रखना है। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं आपसे। अगले टॉपिक पर नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम। इसके संदर्भ में याद रखना है कि अग्नि प्राइम अग्नि 1 का नया स्वरूप है, जिसपे हम बात कर रहे हैं कि नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का उड़ीसा के तट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जाता है किस द्वीप समूह से, इसकी द्वीप से आपको इसका प्रक्षेपण किया गया। तो उड़ीसा के तट पर स्थित जो APJ अब्दुल कलाम द्वीप है उस पर यहाँ पर यह अग्नि श्रेणी की छठी मिसाइल है, याद रखना है, अग्नि श्रेणी की छठी मिसाइल है जो अग्नि 1 मिसाइल का जगह लेगी। तो इस तरीके से आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ रखना अग्नि 1 आपको लगभग अप्रोक्स 700 किलोमीटर का मिसाइल था, जो आपको सबसे पहले आपको लॉन्च किया गया। अग्नि 2 आपको 2000 किलोमीटर, अप्रोक्स 2000 किलोमीटर का आपको मिसाइल क्षमता है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल की बात हो रही है। तो ध्यान रखिएगा यह छठी पीढ़ी का जो अग्नि प्राइम है, अग्नि प्राइम 1 याद रखिएगा, अग्नि प्राइम इसका नाम दिया गया, जो अग्नि 1 का स्थान लेगा। तो यह आपको ध्यान रखिए यह 1000 से 2000 किलोमीटर के आपको रेंज को कवर करता है, तो इसलिए इसे अग्नि 1 के स्थान पर स्थान लेगा। अग्नि 3 की बात करें तो 3000 किलोमीटर, अग्नि 4 लगभग 3200 अप्रोक्स से लेकर 4000 किलोमीटर के रेंज को आपको क्या करता है, कवर करता है। उसके बाद अग्नि 5 5000 किलोमीटर के रेंज को कवर करता है। इस तरीके से अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 के आपको जो बैलिस्टिक मिसाइल उसे अच्छे से कवर करने की आवश्यकता है। चलिए अगर बात कर ले हम इसके संदर्भ में, तो अग्नि प्राइम संचालन सामरिक रूप से कमान जो है वो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा संयुक्त रूप से डेवलप किया गया। कि दो संगठन का नाम याद रखना है, सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा लॉन्च भारत के मिशन दिव्यास कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है, हिस्से के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब ध्यान रखिएगा जो आपको मध्य अपनी स्थितियों को मजबूत करता है, जो रणनीतिक क्षमताओं के रूप में हमें और भी बेहतर बनाता है। अग्नि प्राइम अग्नि श्रेणी की मिसाइलों के परमाणु सक्षम नई पीढ़ी के उन्नत संस्करण है, जो 2 चरणों वाली कनस्तर मिसाइलें हैं। ध्यान रखिए 2 चरण, इसकी अधिकतम सीमा 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक है, यह फैक्ट के तौर पे याद रखना। अगर हम बात करें यह अग्नि श्रेणी की पिछली सभी मिसाइलों में हल्की है, यह भी याद रखनी है आप लोग को। अगर हम बात कर ले यह मल्टीपल जो इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री इंट्रीबल व्हीकल के तौर पर तकनीक से लैस है, इसे याद रखनी है आपको। मिशन दिव्य शास्त्र की बात कर ले तो यह DRDO द्वारा एक विकसित कार्यक्रम है, जिसमें हम भारत ने 11 मार्च 2024 को अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल परीक्षण उड़ान किया था इसी मिशन के तहत। तो इसे दिव्यास्त्र के तौर पर जानते हैं। तो यह मिसाइल जो इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस है। यह मिसाइल अग्नि प्राइम 5 की बात कर ले, अग्नि प्राइम 1 की बात कर ले, ये सब सारे मिसाइल आपको MIRV तकनीक से विकसित है। ये सब सारी चीज़ों फैक्ट को याद करके जाना है, देख कर जाना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आसलो भाटी जो वन्य जीव अभयारण्य है, वहाँ पे एक टिश्यू कल्चर लैब डेवलप किया गया, जो आपको तुगलकाबाद नई दिल्ली में आपको स्थित है।
है, इसे याद रखना है। अब याद रखिएगा इसके तरीके से आपको दिल्ली वन विभाग के द्वारा दुर्लभ देसी वृक्षों, ध्यान रखना किसके लिए, दुर्लभ देसी वृक्षों के संरक्षण हेतु आपको आसलो भाटी वन जीव अभ्यारण्य, वहाँ पर टिश्यू कल्चर लैब अर्थात उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला की स्थापना की गई है, जो आपको दुर्लभ वृक्षों के लिए विकसित किया गया है। तो इसे याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें उद्देश्य इसका क्या है, तो दिल्ली के जो नियंत्रित वातावरण है उसमें लुप्त प्राय देसी वृक्षों को उगाना, आक्रामक प्रजातियों के कारण पूर्ण जनन संबंधी चुनौतियों का सामना। आक्रामक प्रजाति किसे कहते हैं, जो विदेशी प्रजातियों के वृक्ष होते हैं, विदेशी प्रजाति के नस्ल के होते हैं, अर्थात जो आपको भारत में पाया नहीं जाएगा, इस क्षेत्र में नहीं पाया जाएगा, उसके बाहर के क्षेत्रों से, तो उसे आक्रामक प्रजाति कहते हैं। तो उसके लिए ध्यान रखिए, उसे पुनर्जीवित करना इसका उद्देश्य रहेगा। इसके संदर्भ में अगर हम आसलो वन जीव अभ्यारण्य की बात कर ले तो याद रखना है, यह अभ्यारण्य जो गलियारे का अंत स्थिति में स्थित है, जहाँ अलवर का सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आपको शुरू होता है और यहाँ पर हरियाणा के मेवात, फरीदाबाद और गुरुग्राम जिलों से होकर गुजरता है। तो यह वन जीव अभ्यारण्य इस तरीके से लोकेटेड है। तो इस संदर्भ में कुछ चीज़ों को जरूर देख के जाइएगा। साथ ही टिश्यू कल्चर लैब क्या होता है, तो ध्यान बात करें, यह इन विट्रो पूर्ण विकसित पौध है जो आपको पौधों के उत्तक को निकालने में सक्षम होगी कि एक ही वृक्ष के कई वृक्ष तैयार किए जा सकेंगे। इसके लिए वन विभाग, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद, वन अनुसंधान संस्थान और वनस्पति जो विज्ञान है, वैज्ञानिकों की सहायता ली जा रही है ताकि हम लुप्त प्राय वृक्षों को पुनर्जीवित कर सके। इन विट्रो या उत्तक संवर्धन प्रक्रिया क्या है, तो इस प्रक्रिया में पौधों की कलियां, टहनियाँ और अन्य छोटे हिस्सों को कीटाणु रहित करके बढ़ते माध्यम में रखा जाता है ताकि हम टिश्यू कल्चर को डेवलप कर पाए। इसके माध्यम से पौधों में बढ़ने के लिए जरूरी पोषक तत्व, विटामिन और विकास नियामक होते हैं, जिसके आधार पर इसको डेवलप किया जाता है। इस प्रक्रिया में उगाए गए पौधे मूल रूप से कॉपी या क्लोन कहे जाते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इन विट्रो में पूर्ण विकसित पौधे किस प्रकार से होते हैं, क्लोन पौधे होते हैं, कॉपी पौधे होते हैं, इस तरीके से कॉपी पेस्ट हम बोलते हैं ना, उस तरीके से कॉपी पौधे या क्लोन पौधे होंगे। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को कवर करना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। वन नेशन वन टाइम परमाणु घड़ियाँ के रूप में विकसित की जा रही है। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जाती है, वैसे ही वन नेशन वन, इसका परमाणु घड़ियाँ का महत्वपूर्ण उपयोग इसलिए देखने को मिलता है कि हम इसका प्रयोग अनुप्रयोग बड़े पैमाने पर डाटा संग्रह के लिए कम समय में इसको संग्रह कर सके उसके लिए किया जाता है। तो इसे याद रखिएगा, परमाणु भारत भविष्य के में देश भर में परमाणु घड़ियाँ स्थापित, जिसमें राष्ट्रीय क्षमताओं के रक्षा क्षमताओं को एक साथ सटीक अन्य आकलन संबंधी सुधारों को करने के लिए परिकल्पना कार्य कर रहा है। अर्थात हम बड़े बड़े आंकड़ों को सेकेंड भर में इसको क्या कर सके, आकलित कर सके, इसके उद्देश्य ये किया जा रहा है। इसका ध्यान रखें, सभी डिजिटल उपकरणों को भारतीय मानक समय के लिए समानांतर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, याद रखना है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के द्वारा आपको इन परमाणु घड़ियों को स्थापित किया जाए। तो इसके 2 संस्थान हैं, तो इसे जरूर याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर नेक्स्ट बात की जाए परमाणु घड़ी के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान रखना सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले सीजियम परमाणु बीम और हाइड्रोजन मेसर और रुबिडियम गैस सेल आपको परमाणु घड़ियां के रूप में प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा सीजियम का परमाणु घड़ी आपको याद बनाए जाते हैं, इसे याद रखना है। अगर सीजियम घड़ी की सटीकता की बात करें तो ये बहुत ही बेहतर दीर्घकालिक स्थिरता वाली होती है। हाइड्रोजन मेजर्स केवल कुछ घंटों के तक अवधि में इसमें सबसे अधिक स्थिरता होती है, अर्थात आंकड़ों का संयोजन कर सकता है, इसलिए इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। तो इसे भी याद रखना। परमाणु घड़ी की हम बात कर लें, एक ऐसी घड़ी है जो अत्यधिक सटीकता के लिए जानी जाती है, आंकड़ों का संग्रह कर सकती है। परमाणु घड़ी विशिष्ट अनुनाद आवृत्तियों, आमतौर पर सीजियम और रुबिडियम का उपयोग संचालित होती है। तो आपको याद रखना है सीजियम और रुबिडियम का प्रयोग इसमें किया जाएगा। इसका आविष्कार लुइस एसन के द्वारा 1955 में किया गया था। और इस तरीके से ध्यान रखिएगा, इन घड़ियों का लगभग प्रति 100 मिलियन वर्ष में 1 सेकेंड कम हो जाता है। तो इस तरीके से आंकड़ों का व्याख्या किया जा सकता है। अभी वर्तमान में भारत में घड़ियां अहमदाबाद और फरीदाबाद में संचालित हो रही है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है, भारत में परमाणु घड़ियां कहाँ संचालित है? अहमदाबाद और फरीदाबाद 2 जगह संचालित हो रही है, इसे जरूर याद रखिएगा। अगर हम बात करें अनुप्रयोग की, तो इसका अनुप्रयोग अंतर्राष्ट्रीय समय वितरण सेवा के लिए किया जाता है, वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जीपीएस के लिए किया जाता है। जिस तरीके हम आकलन करते हैं ना, सेकेंड भर में बहुत से आंकड़ों का संग्रह कर सकते हैं जीपीएस के माध्यम से, ऐसे ही भारत का जो आपको नाविक सिस्टम है, नाविक
जो हम भारत के भू क्षेत्र का आकलन कर पाएंगे, उसके आसपास के क्षेत्रों का आकलन कर पाएंगे, जैसे जीपीएस करता है, इसके नाविक में भी इसका प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरीके से याद रखना है। अर्थात नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के लिए इसका प्रयोग किया है, टेलीविजन प्रसारण में लहर आवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए, इसके साथ साथ डिजिटल अर्थव्यवस्था के लेन देन के लिए, जो टाइम स्पेंड की सटीकता सुनिश्चित कर सकते हैं। पावर ग्रिड, परिवहन प्रणालियों, आपातकालीन सेवाओं जैसे मुद्दों के लिए भी इसे संग्रहित किया जाता है। इसे याद रखिएगा। परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है जिपोरिजिया, याद रखिएगा, यह यूक्रेन में स्थित है। हालांकि ध्यान रखिएगा, इस पर वर्तमान रूप से रूस का अधिकार जमा हुआ है। तो इस पर हमले हमले आपको देखने को मिले दक्षिण पूर्व यूक्रेन में, जो एंतोगोर्दन है वहाँ पर पास स्थित, यह यूरोप का सबसे बड़ा आपको ऊर्जा संयंत्र है, सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो यूरोप का सबसे बड़ा ऊर्जा परमाणु संयंत्र है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है जहाँ पर रूस यूक्रेन के युद्ध में आपको इस पर नियंत्रण रूस के द्वारा वर्तमान में किए हुए हैं। इसका स्वामित्व संचालन एड्रोजन यूक्रेन की राज्य की स्वामित्व वाली परमाणु ऊर्जा उत्पादन कंपनी के पास है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वैश्विक निगरानी जो संस्थान है, परमाणु निगरानी संस्थान, संयंत्र की तकनीकी सहायता प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण करती है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अच्छे से आप लोग देख के जाइएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात कर ले अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की, तो याद रखना यह अंतर सरकारी संगठन है जो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए बढ़ावा देने के लिए परमाणु हथियारों सहित किसी भी अन्य सैन्य उद्देश्यों के लिए इसके उपयोग को रोकना चाहता है। इसका महत्वपूर्ण संगठन, इसे ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना वर्ष 1957 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत विश्व के शांति के लिए परमाणु संगठन के प्रयोग को कम करने के लिए ध्यान रखिए सबका प्रयोग है। अब यूनाइटेड जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दोनों इसकी रिपोर्ट करता है। अब ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में स्थित है। इसे याद रखना। सदस्य देश 178 देश है, भारत के संस्थापक सदस्यों में रहा है। और वर्ष 2005 में याद रखना है इसे नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को, IAEA को। तो इस तरीके से फैक्ट भी आप लोग को याद करके जानिए। साथ ही साथ याद क्या करना, अब लास्ट टॉपिक आज का ICGS समुद्र पहरेदारी। यह क्या है? यह एक प्रदूषण नियंत्रण पोत है। याद रखना क्या प्रदूषण नियंत्रण पोत है भारतीय तटरक्षक के। तो ध्यान के समुद्र पहरेदार आसियान देशों के अपनी चल रही विदेशी तैनातियों के हिस्से के तौर पर मुआरा बुरनई के तट पर पहुंचा। तो इस तरीके से फैक्ट तो याद रखना है। कहाँ गया ये INS आपको जो भारतीय तटरक्षक ICGS जो समुद्र पहरेदार है वो कहाँ पहुंचता है? मुआरा बुरनई के तट पर पहुंचता है, जो आसियान देशों के विदेशी तैनाती, जहां पर यह तैनाती समुद्र प्रदूषण के लिए भारत आसियान पहल का एक हिस्सा है, जिसकी घोषणा वर्ष 2022 में की गई थी। तो यह फैक्ट याद रखना है, इसकी पहल की घोषणा कब हुई थी? वर्ष 2022 में। साथ ही साथ याद क्या रखना है, IGS जो आपको ICGS जो समुद्री पहरेदार है भारतीय तटरक्षा बल का एक प्रदूषण नियंत्रण पोत है, जिसे PCB कहते हैं। यह जहाज भारत के पूर्वी तट पर स्थित विशाखापट्टनम में तैनात किया गया है, जहां से आपको यह वर्तमान में आसियान देशों का जो इंटरनेशनल घोषणा किया गया समुद्री प्रदूषण के लिए, तो उसके लिए अभी कहाँ गया हुआ है? बुरनई पहुंचा हुआ है। तो इससे ध्यान रखना है समुद्री प्रदूषण निपटने के लिए सबसे उन्नत तकनीक से लैस है, और यह भारत का दूसरा आपको PCB प्रदूषण नियंत्रण जहाज है। इसे याद रखिएगा। इसका निर्माण जो शिपयार्ड सूरत है स्वदेशी तकनीक से निर्मित किया गया, उससे बनाया गया है। तो ये सब फैक्ट थोड़ा सा याद रखना। साथ ही साथ याद क्या रखना है, आने वाले एग्जाम के लिए जो भी चीज़ें कराई जा रही है इंपॉर्टेंट टॉपिक में, उसे रिवीजन करते चलिएगा। सभी का PDF आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, ताकि चीज़ों को अच्छे से आप लोग कवर करके जाइए। साथ ही जो GS के टॉपिक है वो भी जल्द करा दिए जाएंगे, जिसमें पॉलिटी की बात होगी, इकोनॉमिक्स की, ज्योग्राफी की और साइंस की। तो ये सब चीज़ें आपको करा दी जाएगी, ताकि आप चीज़ों एग्जाम से पहले आप अच्छे से कवर करके जाए। रिवीजन मोड में रहेंगे सारी फॉरवर्ड चीज़ें। अभी आप लोग सारी चीज़ें का स्टडी कर लीजिए। स्टडी करने के बाद यह रिवीजन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कम से कम वो सारे फैक्ट आप पढ़ के जाइए जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसी उद्देश्य से हम चीज़ों को लेकर आए हैं, ताकि एग्ज़ाम से पहले सारी चीज़ों को आप कवर कर लें। तो चलिए धन्यवाद। तब फिर हम मिलते हैं नए आपको 16 से लेकर 30 अप्रैल तक के न्यूज एनालिसिस में। फिर हम लोग देखेंगे करंट कॉन्सेप्ट उसमें क्या क्या चीज़ों को कवर कर रहा है। तो चलिए धन्यवाद, जय हिंद।